हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, वेव ऑप्टिक्स। अब इस सेक्शन की हम शुरुआत करेंगे। रे ऑप्टिक्स हम लोग ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थोड़े बहुत सेक्शन बचे हुए हैं। वेव ऑप्टिक्स की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स दोनों में ज़रा सा जो बेसिक डिफरेंस होता है, ज़रा हम उसकी बात करते हैं पहले। तो जैसे हम अगर रे ऑप्टिक्स की बात करें तो रे ऑप्टिक्स में जो भी हमने पढ़ा अब तक, रे ऑप्टिक्स में जो भी हमने पढ़ा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर्स या फिर रिफ्रैक्शन बाय ट्रांसपेरेंट मीडियम्स, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट मीडियम में जो रिफ्रैक्शन होता है या फिर मिरर्स के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होता है, वो हो किसका रहा था? तो वो लाइट का हो रहा था, ठीक है। और वहाँ पे हमने लाइट को एक पार्टिकल की तरह से ट्रीट किया था। लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। वहाँ पे हम पार्टिकल की तरह से ट्रीट करके सारे के सारे जो लाइट के फिनोमिना हैं, जैसे वो रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। हालांकि एब्जॉर्प्शंस वगैरह तो हमें नहीं पढ़ना था। जो रिफ्लेक्शन और जो रिफ्रैक्शन था, वो सारे के सारे जो भी कैलकुलेशंस हमने किया था, लाइट को एज अ पार्टिकल मान के वहाँ पे हमने किया था। ऐसा नहीं कि एज अ वेव मान के करने पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये फिनोमिना प्रूफ नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पे हमने वेव की बात ही नहीं की थी, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ और जो हमने वहाँ पे मानी थी, वो ये थी कि लाइट का जो होता है वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। यानी वहाँ पे हमने इस बात को ज़्यादा तवज्जो दी थी कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, जिसको कि हम शॉर्ट में RPL भी बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसलिए आपको याद होगा कि जब भी हमने लाइट रे ड्रॉ की थी तो एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ की थी, ठीक है ना। हमने माना था कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और वहाँ पे जो उसकी स्पीड हुआ करती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे हुआ करती थी। अब सवाल ये उठता है कि यार लाइट एक पार्टिकल है कि लाइट एक वेव है? अगर हम वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे लाइट को हम वेव मान के सारे कैलकुलेशंस करने वाले हैं। तो लाइट या तो पार्टिकल हो सकती है या तो वेव हो सकती है। अब लाइट एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो थोड़ी सी एक थोड़ा सा कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे न्यूटन है। न्यूटन ने लाइट को लेके अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो उन्होंने रखा था। न्यूटन का ये माना था कि लाइट जो होती है एक पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करती है। लाइट एक पार्टिकल होती है और उन पार्टिकल्स को उन्होंने कॉर्पस्क्यूल्स बोला था, ठीक है। उन्होंने बोला था कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है, जिनको कॉर्पस्क्यूल्स बोलते हैं। और ये पार्टिकल एकदम स्मॉल, वेरी स्मॉल, टाइनी होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये सारे के सारे पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं और उसकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये न्यूटन का मानना था, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और बताई थी कि जब लाइट किसी डेंसर मीडियम में जाती है, जैसे ये हमने मान लिया डेंसर मीडियम, लाइट जब किसी डेंसर मीडियम में जाती है, पहले मान लो कि रेयर मीडियम में थी और ये फाइनली अब डेंसर मीडियम में एंटर हुई है, तो उन्होंने बोला था कि लाइट जो कि अपने आप में एक पार्टिकल है। साथ ही साथ जब वो डेंसर मीडियम में जाती है तो जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल होते हैं, वो सारे के सारे पार्टिकल इस पर एक, आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स किस पे, तो चूंकि लाइट भी तो एक पार्टिकल ही है ना, आप ऐसे कह सकते हो कि लाइट जो है एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ठीक है ना। पार्टिकल के पाथ को मिला दिया, जो उनके मोशन का पाथ था, तो एक लाइट रे बन जाता था, ठीक है। एक्चुअल में लाइट रे कुछ और नहीं होता। जैसे हमने एक लाइट रे ड्रॉ कर दिया ना, तो लाइट रे एक्चुअल में वही जो पार्टिकल्स हैं, जो कॉर्पस्क्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, उन्हीं कॉर्पस्क्यूल्स का जो मोशन होता है ना, उन्हीं मोशन को हम मिला दें तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, जिसको कि हम लाइट रे का नाम दे दिया करते हैं, ठीक है। तो न्यूटन ने बोला कि जब ये कॉर्पस्क्यूल्स किसी दूसरे मीडियम में जाते हैं, डेंसर मीडियम में, तो वहाँ पे मीडियम के पार्टिकल इसके ऊपर, आप कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स लगाते हैं, इंटर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स की वजह से इन कॉर्पस्क्यूल्स की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है डेंसर मीडियम में। अब ये ज़रा सा थोड़ा गड़बड़ है। ये न्यूटन का स्टेटमेंट ऐसा था कि डेंसर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। वो तो बाद में पाया गया कि भाई लाइट की स्पीड जो वो डेंसर मीडियम बढ़ती है ना, डेंसर मीडियम वो घट जाती है। तो फिलहाल हम आपको सिर्फ वो सारी चीज़ें बता रहे हैं जो स्टेटमेंट थे न्यूटन के, ठीक है। तो
इसमें समझते हैं उनके स्टेटमेंट्स को, जो भी उनके स्टेटमेंट्स थे। तो जो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर्स थ्योरी थी, कॉर्पस्कुलर्स थ्योरी ऑफ लाइट, वो आई थी 1675 में, ठीक है ना। ये 1675 यानी 17वीं शताब्दी में आई थी, ये उनकी कॉर्पस्कुलर्स थ्योरी ऑफ लाइट। एक एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, बस उसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि लाइट इज़ अ पार्टिकल, लाइट एक पार्टिकल होती है और उन पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, कॉर्पस्क्यूल बोला जाता है, ठीक है। साथ ही साथ दीज कॉर्पस्क्यूल्स आर स्मॉल, लाइट एंड इलास्टिक। लाइट मतलब हल्का, ठीक है ना। ये जो कॉर्पस्क्यूल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं, हल्के होते हैं, और ये इलास्टिक नेचर के होते हैं। इलास्टिक नेचर कहने का मतलब कि जब इन कॉर्पस्क्यूल्स का किसी के साथ इंट्रैक्शन होता है तो इंट्रैक्शन के बाद ये बाउंस बैक भी करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो गया कि पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गए, बाउंस बैक करते हैं। तो उन्होंने बोला था कि इलास्टिक नेचर के कॉर्पस्क्यूल्स होते हैं। अगली बात जो उन्होंने बोली कि व्हेन दिस कॉर्पस्क्यूल्स एंटर इन अ डेंसर मीडियम, जब ये कॉर्पस्क्यूल्स किसी डेंसर मीडियम में एंटर करते हैं, देन ड्यू टू इंटर अट्रैक्टिव फोर्स ऑन कॉर्पस्क्यूल्स, जो कॉर्पस्क्यूल्स पे इंटर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और वो फोर्स किसके द्वारा लगता है, बाई मीडियम पार्टिकल्स। बाई डेंसर मीडियम में मीडियम के पार्टिकल्स तो होंगे ना, उनकी वजह से एक इंटर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, या जो भी कह लीजिए फोर्स लगता है, उसकी वजह से इनकी जो स्पीड होती है ये इंक्रीज होती है। ये उनका स्टेटमेंट था। बाद में भले ये पाया गया कि डेंसर मीडियम में जो स्पीड होती है वो डिक्रीज हो जाती है, वो ज़्यादा नहीं होती, कम होती है, ठीक है। तो ये उनके स्टेटमेंट थे, किसके, ये न्यूटन के थे। तो कभी भी न्यूटन कॉर्पस्कुलर्स थ्योरी के बारे में पूछिए तो ये दो तीन बातें आपको अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। कहानी यहाँ पर रुकी नहीं भाई। लाइट अगर एक पार्टिकल है तो पार्टिकल को मान के ऐसा नहीं कि लाइट से रिलेटेड सारे के सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दिया गया। लाइट के बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है, बहुत सारे फिनोमिना होते हैं। तो लाइट को एज अ पार्टिकल मान के क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की जा चुकी थी। तो लाइट को एक पार्टिकल मान के जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया जा चुका था सही तरीके से। वहाँ पे लाइट को पार्टिकल मानना सही था। रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन हो चुका था, इसको भी किया गया। लाइट को एज अ पार्टिकल मान के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी जो थियरीज थी ये एक्सप्लेन की गई। तो यहां तक तो पाया गया कि भाई लाइट पार्टिकल बोला जा रहा है तो ठीक बोला जा रहा है। लेकिन कुछ लाइट के फिनोमिना ऐसे भी मिले, जैसे एक आपका मिला इंटरफेरेंस, जो कि हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस। एक फिनोमिना मिला डिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद मिला पोलराइजेशन, ठीक है ना। तो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मतलब कि जब दो आप ये कह सकते हैं कि वेव्स या फिर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी हम वेव्स की बात नहीं कर रहे क्योंकि वेव्स के बारे में अभी हमने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये समझिए कि किसी पॉइंट पे जब दो लाइट आती है तो वहाँ पे जो एनर्जी होती है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। उसी प्रोसेस को इंटरफेरेंस बोलते हैं। डिफ्रैक्शन का मतलब लाइट का मुड़ना। अब भाई न्यूटन ने तो ये बोला था ना कि लाइट मुड़ नहीं सकती, वो उसका रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है, वो एक पार्टिकल होती है। लेकिन बाद में देखा गया कि नहीं, लाइट मुड़ती भी है, बहुत ज़्यादा नहीं मुड़ती, साउंड की तरह नहीं मुड़ती, साउंड की जितना नहीं मुड़ती, लेकिन लाइट मुड़ती है। इसका मतलब कि न्यूटन का यह कहना कि लाइट रेक्टिलिनियरली प्रोपगेट होती है वो गलत था। नहीं, वो गलत नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लाइट को पार्टिकल मानना ये गलत था। लाइट को सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नहीं मान सकते। अगर लाइट मुड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है लाइट के अंदर वेव नेचर भी रहा होगा, ठीक है। साथ ही साथ पोलराइजेशन, ये कुछ फिनोमिना थे जो लाइट को एज अ पार्टिकल मान के एक्सप्लेन नहीं किए जा सके, और इसीलिए लाइट को वेव मानने की ज़रूरत पड़ी। ऑब्वियस सी बात है कि जब लाइट को वेव जिसने भी माना होगा उसने अपने कुछ पॉइंट्स रखे होंगे, ठीक है। तो इस पे काम सबसे पहले किया था हाइगेंस ने, ठीक है ना। और उनका नाम था क्रिस्टियन हाइगेंस, ठीक है। और उन्होंने वेव थियरी दिया था 1678 में, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो न्यूटन थे, तो न्यूटन उस समय के बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। जब बड़े साइंटिस्ट थे तो उनकी बात को तो ऐसे हम नकार नहीं सकते, ठीक है। और ये इनकी थियरी जो आई थी न्यूटन की, ये आई थी 1675 में। और कॉर्पस्कुलर थ्योरी 1678, शायद ये डेट का शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। 1678 और वो 1675 शायद होना चाहिए।
हाँ सही है, 3 साल बाद हाइगेंस की थ्योरी आई 78 में, 75 में न्यूटन ने अपना दिया था, 78 में हाइगेंस ने अपना दिया। अब हाइगेंस की बातों को ज़रा हम ध्यान से समझते हैं कि हाइगेंस के कहने का क्या मतलब था। हाइगेंस ने बोला कि लाइट इज अ वेव विच ट्रेवल्स थ्रू अ हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड ल्यूमिनिफेरस ईथर विच परवेट्स ऑल स्पेस। उन्होंने बोला था कि लाइट एक वेव होती है, जो कि जब उन्होंने बोला कि लाइट वेव होती है तो उनके सामने सवाल ये खड़ा हुआ कि भाई जब लाइट वेव है तो जैसे जो मैकेनिकल वेव्स होती है, जैसे स्ट्रिंग की वेव, वो रस्सी के अंदर वो ट्रैवल करती है, सरफेस पे जो वेव होती है पानी की, वो पानी के अंदर ट्रैवल कर रही है, यानी सबके लिए एक मीडियम डिफाइन है। तो अगर आप ये मान रहे हो कि लाइट एक वेव है तो आप बताओ कि लाइट के लिए मीडियम कौन सा है। तो हाइगेंस ने उस वक्त बोला कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम है ल्यूमिनिफेरस ईथर, जो कि ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है, और लाइट जो है उसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है ब्रह्मांड में हर जगह, यूनिवर्स में हर जगह। ठीक है, हालांकि हाइगेंस उसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं दे पाए थे कि ऐसा कोई मीडियम है भी कि नहीं। उन्होंने बोला, लोग मान लिए, क्योंकि और कोई चारा था भी नहीं। ठीक है, और ये बात बहुत पहले की 1678 की बात है। ठीक है, तो मानना पड़ा लोगों को कि ल्यूमिनिफेरस ईथर होता होगा शायद कोई एक हाइपोथेटिकल मीडियम जिसके थ्रू लाइट हर जगह ट्रेवल करती है पूरे यूनिवर्स में। अगला उन्होंने बोला कि लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, लाइट एक ऐसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जैसे साउंड वेव होती है। मैकेनिकल हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि उन्होंने मीडियम का जिक्र किया था कि मीडियम में ट्रेवल करिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक वेव जो मीडियम में ट्रेवल करती है वो एक मैकेनिकल वेव होगी। अगली बात कि जो इनका पूरा नाम क्रिस्टियन हाइगेन था, इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर इन डेंसर मीडियम, ये इन्होंने सही बोला था। अब न्यूटन में अगर गौर करेंगे न्यूटन की स्टेटमेंट पे, तो न्यूटन का स्टेटमेंट ये था कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि नहीं भाई, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है डेंसर मीडियम में वो कम हो जाती है, वो कम होती है। इसका मतलब ये सही बोले थे, ये चीज़ बाद में सही पाई भी गई होगी। ठीक है सॉरी। सो अभी तक तो हम दोनों लोगों की बातों को सुने कि न्यूटन ने लाइट को लेके क्या बोला था। न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट दी 1675 में। 3 साल बाद 1678 में हाइगेंस आए, क्रिस्टियन हाइगेंस, इन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी और उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं कि क्या इनकी थ्योरी पूरी तरह से सही थी। भाई ऑब्वियस सी बातें सही नहीं रही होगी तो कुछ ना कुछ इसके ड्रॉबैक्स रहे होंगे। फेल्योर अगर फेल हुई होगी तो कहाँ पे फेल हुई होगी। ऐसा नहीं है कि किसी की भी जो थियरी होती है वो कंप्लीटली फेल हो जाती है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो बाद में नकार दिए जाते हैं कि ऐसा नहीं पॉसिबल है। ऐसा हाइगेंस के साथ हुआ। एक साइंटिस्ट हुए उसके बाद, माइकलसन मोरले, उन्होंने प्रूफ किया अपने एक्सपेरिमेंट और अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि भाई जिस हाइपोथेटिकल मीडियम की हाइगेंस बात कर रहे हैं वैसा हाइपोथेटिकल मीडियम कहीं पॉसिबल नहीं है और कहीं भी नहीं है। अब क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन आप बस इतना याद रखिए कि माइकलसन मोरले वो इंसान थे जिन्होंने ऐसा बताया कि ऐसा हाइपोथेटिकल मीडियम कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। खारिज कर दिया इस स्टेटमेंट को जो हाइगेंस ने बोला था कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम है ल्यूमिनिफेरस ईथर जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करती है, तो इन्होंने उसको नकार दिया, प्रूफ कर दिया था इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट और अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ठीक है, जो हाइगेंस की थियरी थी जो उन्होंने बोला था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैम्पटन इफेक्ट, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों होता है, कैम्पटन इफेक्ट क्यों होता है। अब हम इसके बारे में डिटेल में नहीं जाने वाले, ठीक है ना, इसके बारे में आगे चैप्टर ही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो आइंस्टाइन का उसमें स्टेटमेंट है, आइंस्टाइन ने भी थ्योरी दी थी लाइट को लेके, मैक्सवेल भी दिए थे। तो फिलहाल अभी हम सिर्फ हाइगेंस को लेके थोड़ा सा सीरियस है क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में सारी चीज़ें हम उनकी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो हाइगेंस थियरी थी, वेव थियरी, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और साथ ही साथ कैम्पटन इफेक्ट को ये प्रूफ नहीं कर पाई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मतलब लाइट को अगर वेव माना जाए तो फिर यहाँ पे दिक्कत आ जा रही थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया गया, मतलब वेव मान के करना पॉसिबल नहीं था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, साथ ही साथ कैम्पटन इफेक्ट को। ठीक है, हाइगेंस वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन वाई सेकेंडरी वेवलेट्स डोंट प्रोपगेट इन बैकवर्ड फ्रॉम द वेव फ्रंट। हालांकि अभी हम वेव फ्रंट्स और सेकेंडरी वेवलेट्स वगैरह की बात नहीं किए हैं, तो इसको फिलहाल के लिए भी हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जब हम वेव फ्रंट्स की बात करेंगे, जब वेवलेट्स की हम बात करेंगे, हाइगेंस प्रिंसिपल जब पढ़ लेंगे तो वहाँ पे हम इसको आपको समझाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप ये जानिए कि ये फेल्योर थे, यानी इन वजह से उनकी जो थियरी थी वो पूरी तरह से फेल नहीं थी लेकिन एक हद तक फेल थी। तो भाई वेव थ्योरी की बेसिस पे किया क्या गया, क्या क्या चीज़ें थी जो वेव मान के प्रूफ कर दी गई। तो भैया न्यूटन ने
रिफ्लेक्शन प्रूफ किया था पार्टिकल मान के लाइट को, ठीक है। हाइगेंस ने भी रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर दिया लाइट को पार्टिकल मान के। साथ ही साथ न्यूटन ने रिफ्रैक्शन प्रूफ किया था, जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो न्यूटन ने प्रूफ किया था, तो उसको वहां पे लाइट को पार्टिकल मान के प्रूफ किया गया, ठीक है ना, जो रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़े हैं। हाइगेंस ने लाइट को वेव मान के इसको भी प्रूफ कर दिया, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया पूरी तरह से। यानी कि लाइट को वेव माने तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये पूरी तरह से एक्सप्लेन हो जाता है। साथ ही साथ जो जो न्यूटन नहीं कर पाए थे, और वो क्या नहीं कर पाए थे, तो वो इंटरफेरेंस को नहीं प्रूफ कर पाए थे, इंटरफेरेंस। लेकिन हाइगेंस की वेव थ्योरी से इंटरफेरेंस, इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मतलब इस थियरी को भी पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया, वही हम आगे पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस डिटेल में। साथ ही साथ डिफ्रैक्शन, हाइगेंस की वेव थ्योरी से डिफ्रैक्शन को भी प्रूफ किया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया पूरी तरह से, ठीक है ना। यानी वेव मानना लाइट को सही था, वेव मान के इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया, प्रूफ किया गया, जो भी इसके प्रिंसिपल्स थे, जो भी इसके फॉर्मूला वगैरह निकल के सब सही थे, ठीक है। साथ ही साथ पोलराइजेशन, यानी कि वेव मान के हाइगेंस ने इन सारी चीजों को प्रूफ कर दिया था, पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हाइगेंस की जो थियरी थी वो पूरी तरह से फेल हो चुकी थी, फेल हुई थी, लेकिन हर मायने में फेल नहीं हुई थी। एक दो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाए, कॉम्पटन इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाए, साथ ही साथ ये जो वेवलेट्स का जो सीन था ये थोड़ा सा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन कर भी दी थी, इसलिए इसको पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने अभी फिलहाल न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर्स थ्योरी के क्या स्टेटमेंट थे, उन्होंने क्या बोला, साथ ही साथ हाइगेंस की वेव थ्योरी, हाइगेंस ने अपने वेव थ्योरी में क्या बोला, और उनके फेल्योर क्या क्या थे, क्या क्या चीज़ें थी जो वेव थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, वो चीज़ें हम जाने यहाँ पे। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई होगी तो कोई और थियरी आई होगी, और आई। सिर्फ लाइट जो होती है ना वो बहरूपिया नेचर की होती है। लाइट को आप पार्टिकल मानो, वेव मानो, आगे भी आइंस्टाइन आएंगे वो इसको पैकेट ऑफ एनर्जी मानेंगे, वहाँ पे फिर फोटॉन्स वगैरह का जिक्र किया जाएगा। मैक्सवेल आएंगे वो वेव मानेंगे, लेकिन वो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान लेंगे। सब ने अपनी अपनी तरह से लाइट को डिफाइन किया, और साथ ही साथ सब ने कुछ ना कुछ चीज़ें प्रूफ की लाइट को वो मान के। जैसे लाइट को अगर आइंस्टाइन ने पैकेट ऑफ एनर्जी माना, तो उसको मान के उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, प्रूफ किया कि हाँ ऐसा होता है तो क्यों होता है। ऐसे मैक्सवेल ने भी लाइट को ईएम वेव माना, तो ईएम वेव मान के आप देखेंगे तो पोलराइजेशन जब आगे पढ़ा जाएगा तो उसमें लाइट को ईएम वेव मान के उस थ्योरी को पढ़ा जाता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे मैक्सवेल पे हम कि लाइट एक्चुअल में है क्या। माफ करिएगा, थोड़ा खांसी हो गई है। अब देख सकते हैं मैक्सवेल ने थ्योरी कब दी, 1873 में, कितने साल बाद दी। अब सोचो 1675 में न्यूटन ने दिया, 1678 में हाइगेंस ने दिया, उसके तकरीबन 200 साल, यानी 200 साल तक हाइगेंस का दबदबा था, यानी 200 साल तक हाइगेंस की ही थ्योरी को सही माना गया, न्यूटन की थ्योरी को ही सही माना गया, ठीक है। न्यूटन ऐसा थोड़ी था कि हर जगह गलत था, लेकिन जो उनका सही था उसको फॉलो किया गया 200 साल तक। हाइगेंस की थ्योरी को भी 200 साल तक फॉलो किया गया। बाद में मैक्सवेल आए, ठीक है, और मैक्सवेल ने एक नई थियरी दी, और उन्होंने बोला कि लाइट जो होती है वो एक वेव तो होती है, लाइट एनर्जी जो होती है एक वेव होती है, साथ ही साथ वो होती कौन सी वेव है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की वेव होती है। फिर उनसे पूछा कि भैया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या। उन्होंने बोला कि देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट हो रहा हो, साथ ही साथ वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी ऑक्सीलेट हो रहा हो, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑक्सीलेट हो रहे हो, वही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लाइट एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है ना। और इसमें लिखा हुआ भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट साइमल्टेनियसली इन प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यानी जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट हो रही है, आगे बढ़ रही है, एनर्जी आगे बढ़ रही है, ठीक है ना, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑक्सीलेशंस होते रहते हैं, ठीक है। ये उन्होंने बोला था। और साथ ही साथ एक छोटा सा रिलेशन, अभी इस रिलेशन को हम बस यहाँ पे लिख दिए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स सी, सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होता है। ये एक रिलेशन वहाँ से निकल के आया था, ठीक है। अब ज़रा इसको हम सही से समझते हैं। अब डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेव है वो इस डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है। वेव का मतलब लाइट एनर्जी की हम बात करें, इस डायरेक्शन में जा रही है,
आप एक कर्व रेड कलर का देखेंगे यहाँ पे और एक ब्लू कलर का देखेंगे। जो रेड कलर का कर्व है ना, ये ऑक्सीलेशन दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के ऑक्सीलेशन को, ठीक है। और जो आपका ब्लू कलर का कर्व है, ये दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑक्सीलेशन को। दोनों साइन कर्व हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑक्सीलेशन होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के ऑक्सीलेशन होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट करती है। ये सिंपल हार्मोनिकली ऑक्सीलेट करती है। और आपको पता है कि हर एक सिंपल हार्मोनिक के लिए जो इक्वेशन बनती है वो या तो साइन के फॉर्म में बनेगी या कोसाइन के फॉर्म में बनेगी। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों साइन वेव दिखाया गया। इसको भी आप ब्लू कलर वाली जो दिख रही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन, ये भी साइन वेव है और ये भी आपका साइन वेव है। दोनों जो है वो परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट करी। कहने का मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिजिटल बोर्ड को पकड़ के ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर रही है ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर रही है, यानी ऐसे, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, ये सीन है। और लाइट ऐसे आगे की तरफ प्रोपगेट हो रही है। ये थोड़ा 3 डायमेंशनल डायग्राम है, लेकिन आपको ये फील करना होगा। यहाँ पे वेवलेंथ वगैरह के बारे में जिक्र कर दिया है। वेवलेंथ क्रिस्ट और क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो वेवलेंथ होता है। तो डायग्राम में सिर्फ इतना सही है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। हालांकि वेव्स की बात हो गई, जनरल इक्वेशन ऑफ अ वेव। हम किस वेव की बात कर रहे हैं? तो लाइट वेव की बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि जो लाइट वेव होती है एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन में जो ऑक्सीलेशन होता है वही लाइट एनर्जी होती है, ठीक है। तो ज़रा हम समझते हैं। आप क्लास 11th में अगर पढ़े हों तो किसी वेव की इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? अब ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये हमने ओरिजिन मान लिया। ओरिजिन का मतलब जो वेव का सोर्स है। आप ये मान लीजिए यहाँ पे सोर्स ऑफ वेव है और यहाँ से वेव ऐसे निकली है। अगर साइन वेव की बात करें, साइन वेव ऐसे चल रही होगी, ठीक है। इधर हमने मान लिया y और इधर हमने मान लिया y वर्सेस t के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एम्पलीट्यूड है इसका, ये हमने मान लिया इधर प्लस a है मैक्सिमम, और नीचे की तरफ जो है ये हमने मान लिया माइनस है। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने पढ़ा होगा या फिर वेव आपने पढ़ी होगी क्लास 11th में, तो वहाँ से आप इस चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। ये ओमेगा टी, आप ऐसे कह लीजिए ओमेगा टी। ये टी बराबर 0 पे यहां से वेव ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, टाइम के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, जैसे हमने बोला कि यहां पे टी बराबर स्मॉल टी पे, ठीक है, कोई पार्टिकल है, ठीक है। और ये पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से यहाँ से ये x डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे। ऑब्वियस सी बात है ये भी ऑक्सीलेट कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है ना। इसका जो ऑक्सीलेशन है कहीं यहाँ पे है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये y का डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया। कितना डिस्प्लेसमेंट मान लिया? y का मान लिया, ठीक है। इसके लिए, इस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो ये लिखी जाएगी, y इक्वल्स टू a साइन, और ये हो गया ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर आपको क्लास 11th का याद हो तो आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये उस पार्टिकल के ऑक्सीलेशन की इक्वेशन है, या फिर कह सकते हो उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, जो ओरिजिन से एक्स यूनिट के डिस्टेंस पे है। एट अ टी टाइम पे ये इक्वेशन लिखी गई है। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है ना, ये एक्स का साथ ही साथ टी का भी फंक्शन है, ठीक है। आमतौर पे अगर हम बात करें कि यार यहाँ वाले पार्टिकल का आप ऑक्सीलेशन बताओ, x बराबर 0 वाले, अगर x बराबर 0 वाले का अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो ये हो जाएगा y बराबर a साइन ऑफ, ये हो जाएगा ओमेगा टी। आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना। ये आपकी इक्वेशन होगी। ज़रूरी है यहाँ पे टर्म्स को समझना कि कौन टर्म्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअल में ये एक साइन वेव है, ये साइन वेव की इक्वेशन है। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ना क्योंकि अभी हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑक्सीलेशंस होते हैं वो भी साइन वेव के फॉर्म में ही डिफाइन होंगे, ठीक है। इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। वाई क्या है? तो वाई आप कह सकते हो कि ये तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये वो है। ए क्या है? तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उस पार्टिकल का जो ऑक्सीलेट कर रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोल लो या फिर इसको आप नाम दे दो एम्पलीट्यूड का, बात एक ही है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। ओमेगा क्या है? तो भैया ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
अब इसके डेफिनेशंस तो आपको नहीं लिखवाने वाले, क्लास 11th की चीज़ें हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी है। ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, एक्चुअल में सोर्स के ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी होती है। भाई इस वेव के लिए कोई ना कोई सोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा ना, ये उस पर डिपेंड करेगा, सोर्स पे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स आप ऐसे कह सकते हैं। टी आपका टाइम है, इसके बारे में क्या ही लिखना। एक्स क्या है, तो सॉरी कहीं लग रहा है कि, चलिए बात ज़रा करते हैं एक्स। तो एक्स क्या है, तो एक्स है आपका पोजीशन ऑफ पार्टिकल। कौन से पार्टिकल भैया, जिस पार्टिकल के ऑक्सीलेशन के आप इक्वेशन लिख रहे हैं, ये उसकी पोजीशन है ओरिजिन से। और आप ओरिजिन मानेंगे किसको, आमतौर पे जो लाइट सोर्स होता है उसी को आप क्या करेंगे, ओरिजिन मानेंगे आमतौर पे। बाकी रेफरेंस के लिए आप ओरिजिन किसको मान रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ पे। एक चीज़ और है यहाँ पे, के को बोला जाता है वेव नंबर या फिर एंगुलर वेव नंबर, वेव नंबर। ठीक है ना। तो k इक्वल्स टू एक रिलेशन भी होता है, ये होता है 2 पाई डिवाइड बाई लेमडा। और लेमडा जो आपकी होती है, ये होती है वेव लेंथ। भाई वेव लेंथ तो ऐसा नहीं है ना कि आपको समझाना पड़ेगा, वेव की लेंथ तो आप समझ ही सकते हैं कि भैया 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट या फिर ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो वेव लेंथ होती है। ठीक है। ओमेगा हमने बोला एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और जो ओमेगा इक्वल्स टू होता है, ये होता है 2 पाई एफ के बराबर। ठीक है। एफ जो होता है ये फ्रीक्वेंसी होती है, ओमेगा आपकी जो होती है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन जो होता है पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। अब कुछ चीज़ें जो जाननी है हम यहाँ पे, वो ज़रा गौर करते हैं। जो वेव नंबर हो गया, जितना बड़ा लैम्डा होगा, आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेव नंबर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा, यानी कि वेव की वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा, वेव नंबर उतना कम होगा। ठीक है ना, वेव नंबर उतना कम होगा। वेवलेंथ जितनी छोटी होगी, वेव नंबर उतना ज़्यादा होगा। आप ऐसे समझिए ना कि जैसे 1 मीटर में हमें वेव्स को एडजस्ट करना है, 1 मीटर की आपको स्ट्रिंग दी गई और उसमें नंबर ऑफ वेव्स को हमें एडजस्ट करना है। तो अगर वेव की वेवलेंथ बड़ी है, बड़ी वेवलेंथ की वेव है, तो काफ़ी कम वेव उस 1 मीटर में हो सकते हैं एडजस्ट हो। लेकिन अगर वेवलेंथ बहुत छोटी छोटी हो वेव्स की, तो उसी 1 मीटर में ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगी। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वेव नंबर का वो मतलब होता है। ठीक है। साथ ही साथ चूंकि हम कौन से वेव की बात कर रहे हैं, भैया हम लाइट वेव के बारे में बात करने जा रहे हैं। और लाइट वेव में अगर आप ध्यान दें तो लाइट वेव के केस में हर एक कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है, हर एक कलर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो आप ये बोल सकते हो यार कि पहली बात तो ये कि ये जो के वाला टर्म है ना, ये लाइट के कलर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है ना, यानी डिफरेंट कलर या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आपने यूज़ की है तो के उसके लिए अलग अलग होगा। ये बात हम समझ गए। जैसे एक रेड कलर की लाइट है, एक येलो कलर की लाइट है, तो दोनों के लिए जो वेव नंबर होगा वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का लैम्डा अलग अलग होगा। दूसरी बात, ये जो फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं ना एफ, ये ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी आपका डिपेंड कर रहा है ओमेगा पे, ओमेगा आपका डिपेंड करता है सोर्स पे। ठीक है, यानी कि 2 लाइट वेव हैं, अगर लाइट एनर्जी कह लो, लाइट वेव कह लो, दोनों का सोर्स अगर अलग अलग है तो फिर दोनों की जो फ्रीक्वेंसीज होगी, ओमेगा या फिर एफ की आप बात करो, वो अलग अलग होगा। ओमेगा एफ अलग होगा तो ऑब्वियस सी बात है लैम्डा उसका अलग अलग होगा ही। ठीक है, तो ये सीन है। अब जरा जनरल इक्वेशन हम लिखते हैं। तो हमने ये जो लिखा था y बराबर a साइन ऑफ, ये हो गया ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, x बराबर 0 वाले का भी हमने देखा, x बराबर अगर 0 रख दें तो y बराबर हो जाएगा a साइन ऑफ, ये हो गया ओमेगा टी। ठीक है, अब सवाल हमारे मन में ये आ रहा है कि जैसे एक हमने ऐसे लाइट वेव बना दी, अगर अब ज़रा समझिएगा, ये जैसे मान लो कि हमारी लाइट वेव है, अभी हम फिलहाल एरो के फॉर्म में ही दिखा रहे हैं। हमको इतना पता है कि इसमें जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड के जो ऑक्सीलेशन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। हमने ये प्रोपगेशन ऑफ वेव हमने दिखा दिया इस डायरेक्शन में। ठीक है, प्रोपगेशन हमने दिखा दिया। हम आपसे बोले यार किसकी इक्वेशन लिख के हमें बताओ। अब आपके दिमाग में चलेगा कि भाई वेव की इक्वेशन लिखने का मतलब है कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑक्सीलेशन है उसकी इक्वेशन लिखो, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन उसकी इक्वेशन लिखो। क्यों? क्योंकि ये लाइट वेव उन्हीं दोनों का तो ऑक्सीलेशन है। तो लाइट की इक्वेशन लिखने का क्या मतलब है
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट हो रहा था या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट हो रहा था, उन्हीं में से आपको इक्वेशन लिखनी है। अब सवाल ये उठता है किसका इक्वेशन लिखे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखे या फिर मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखे लाइट का इक्वेशन लिखने के लिए। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पे ये दिखा दिया प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, ठीक है, इस डायरेक्शन में दिखाया। साथ ही साथ हमने दिखाया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन दिखाया। साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड के ऑक्सीलेशन को हम ज़रा ऐसे दिखाते हैं, ये, ठीक है। कहने का मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन है, ठीक है, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन है। ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, एक बात याद रखिएगा। यानी अगर ये वाला नीचे की तरफ ऑक्सीलेट हो रहा है तो ये वाला ऐसे ऑक्सीलेट हो रहा है, ऐसे ऐसे, एक ऐसे ऑक्सीलेट हो रहा है तो एक ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट हो रहा है, ऐसे ऐसे, जस्ट ये दोनों 90 डिग्री पे होने चाहिए ऑक्सीलेशन, ठीक है। तो ये जो हमने स्काई ब्लू से दिखा रखा है, इसको मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमने दिखा रखा है यहाँ पे वाइट कलर से, इसको हम मान लें कि ये जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। आमतौर पे ये पाया गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन होता है, ये तो आपकी जो येलो कलर से दिख रही है ना, ये लाइट वेव है, यानी लाइट वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन हमने इस डायरेक्शन में दिखा रखी है। लाइट वेव प्रोपगेट हो रही है, कहने का मतलब क्या हुआ कि स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन से वो प्रोपगेट हो रहे हैं, आप ऐसे कह सकते हो। एक्चुअल में ये प्रोपगेशन का ये मतलब हुआ कि जैसे मान लो कि ये तो हमने व्हाइट कलर से मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड की जो है मैक्सिमम वैल्यू है ऑक्सीलेशन की, ये हो गया बी नॉट, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड को बी से अगर रिप्रेजेंट करें तो पार्टिकल का जो मैक्सिमम ऑक्सीलेशन होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि एम्पलीट्यूड बोलेंगे, हम बी नॉट बोलते हैं। साथ ही साथ ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अगर ये ले रखी है तो ये जो आपका रहा होगा, ये कितना रहा होगा, ये ई नॉट रहा होगा, ठीक है, ऐसे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा उसका एम्पलीट्यूड ई नॉट, और ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड का अगर लिखें तो B इज इक्वल्स टू बी नॉट, और ये हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी। अब आप बोलोगे यार दोनों का ओमेगा सेम क्यों लिया? भाई दोनों को ओमेगा सेम लिया ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेम होगी दोनों की, ठीक है ना। ऑक्सीलेशन साइमल्टेनियस हो रहा है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ओमेगा दोनों का सेम होगा, ई नॉट बी नॉट। अगर इन दोनों की बात करें तो ये देखा गया कि जो ई नॉट की वैल्यू होती है वो बी नॉट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी लाइट वेव में दोनों के ऑक्सीलेशंस हैं, किसके किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के। कहाँ पे? तो स्पेस के अंदर जहाँ पे वो वेव प्रोपगेट हो रही है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन होता है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर का होता है, ठीक है ना। इसका मतलब कि अगर लाइट को एज अ वेक्टर हमें बोलना है कि लाइट एक वेक्टर है, तो उस वेक्टर को किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। एक बात को आप याद रखिएगा, समझ में आया? तो अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि यार इक्वेशन ऑफ लाइट बताओ, ये जो आपके सामने इक्वेशन दिख रही है, ये जो लाइट वेव आगे बढ़ रही है, इसकी इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइट वेव। इसकी इक्वेशन लिखनी हो तो आप कैसे लिखोगे? आप बोलोगे यार किसकी इक्वेशन लिखनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है हम वही लिख देंगे। तो E इज इक्वल्स टू ये ई नॉट, और ये हो गया साइन ऑफ ओमेगा टी। आप बोलोगे ओमेगा टी माइनस के एक्स अभी लिखा था, एक्स को हमने जीरो मान लिया, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीलेशन सबका तो एक ही जैसा है, ठीक है। तो x बराबर जीरो वाले का हमने लिख दिया जी। x बराबर जीरो किसको मानोगे? आप किसी को मान लो। आमतौर पे जो सोर्स रहा होगा उसी को x बराबर जीरो, और उसी का हमने ऑक्सीलेशन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। एट अ टाइम टी टाइम पे उसका ऑक्सीलेशन क्या था वो। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ लाइट वेव, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा कि जो E की वैल्यू होती है वो होती है B मल्टीप्लाइड बाई सी। तो आप ये भी कह सकते हो कि E नॉट जो होगा वो आपका हो जाएगा B नॉट मल्टीप्लाइड बाई सी, ठीक है। तो E नॉट बराबर होगा B नॉट मल्टीप्लाइड बाई सी हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में भी आप इसकी इक्वेशन को लिख सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जो सेंसेशन ऑफ विजन होता है, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, तो कैसे देख पा रहे हैं? लाइट हमारे आँख पे आती है, आँख में जो भी प्रोसेस होता है आपको पड़ा हुआ, लाइट प्यूपिल सेंटर करती है, उसके बाद आई लेंस के थ्रू लास्ट में जो रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होता है ना, वहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो एक तरह से वहाँ पे जो सिग्नल होता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में क्रिएट होता है।
या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंसेशन ऑफ विजन के लिए ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब ज़्यादा यही रिस्पॉन्सिबल होती है मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों? यही सीन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है उसके ऑक्सीलेशन का वो बहुत ज़्यादा होता है, मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन बहुत कम होता है। इसलिए अगर हमें लाइट वेक्टर लिखना है, लाइट वेक्टर, तो लाइट वेक्टर का मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। समझ में आया? तो जब भी हम लाइट वेव की इक्वेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में ही लिखेंगे। अब ज़रा एक दो एग्जांपल के जरिए हम समझ लेते हैं। जैसे हमने माना कि ये कोई सोर्स है S1 और ये कोई सोर्स है S2, यहाँ से एक वेव ऐसे आ रही है और यहाँ से एक वेव है ऐसे, दोनों की हमें इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, दोनों सोर्स जो है वो अलग अलग है, दोनों लाइट वेव है, ये भी लाइट वेव है और ये भी लाइट वेव है। अब बोलोगे ठीक है इसका इक्वेशन लिखना है, तो हम लिखेंगे E इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा E नॉट साइन ऑफ, और ये हो जाएगा ओमेगा टी। अब बोलोगे अरे ये सोर्स 1 है, तो सोर्स 1 है तो इसको अलग से लिखो, तो E1 लिख दो और यहाँ पे E नॉट 1 लिख दो, ओमेगा ना लिख के ओमेगा 1 बोल दो कि भैया सोर्स के जो ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी थी वो ओमेगा 1 थी। तो इस लाइट वेव की ये इक्वेशन आपके सामने हो गई। हम बोले यार कि इसकी इक्वेशन लगे हाथ लिख दो, S2 यानी सोर्स S2 से जो वेव निकली उसकी इक्वेशन। अब बोलो यार कि इसकी इक्वेशन आप ये लिख सकते हो कि E2 इज इक्वल्स टू E नॉट 2 और ये हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा 2 और ये हो गया टी। हमने ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इसलिए लिखा है क्योंकि सोर्स अलग है, तो यहाँ पे हमने जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग मान रखी है। ठीक है, और जो दोनों इक्वेशन है ना एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट टाइम टी, यानी टी टाइम के लिए लिखी गई है। ठीक है ना। साथ ही साथ एक चीज़ और हमें ज़रा यहाँ पे जाननी ज़रूरी है, एक टर्म्स बार बार आएगा फेस 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 फेस। हालांकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे वहाँ पे, यहाँ पे हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन आपको इतना आइडिया दे दे रहे हैं कि फेस का क्या मतलब है। जैसे कहने का मतलब कि ये हमारे पास कोई साइन वेव है, जैसे मान लिया कि ये कोई साइन वेव है। ठीक है, ये हमने मान लिया वेव 1 है, दिस वन इज अवर वेव 1। ठीक है, ये जो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो A है और ये Y हो गया और इधर आपका हो गया ओमेगा टी। हम आपसे बोले हैं किसकी इक्वेशन आप लिखो, तो आप बोलोगे यार किसकी इक्वेशन जो होगी y बराबर ये हो जाएगी A साइन ऑफ ओमेगा टी, ये इक्वेशन होगी टी टाइम पे, एट ए टाइम टी किसी भी पार्टिकल की ये इक्वेशन होगी। ये हर एक पार्टिकल के लिए, समझ में आ रहा है। दूसरी बात x बराबर 0 करके ये इक्वेशन बनाई गई है, ओमेगा टी माइनस के एक्स में x बराबर 0 करके इक्वेशन बनाई गई है। दूसरी बात, ये दूसरी हमारे पास वेव है, ये वेव हमारी सेकंड है, दिस वन इज अवर वेव सेकंड। हम मान लें कि दोनों का सोर्स सेम है, सोर्स सेम करने से ये फायदा होगा कि दोनों का ओमेगा हम सेम कर देंगे। ठीक है, और ये वेव जो है आपने जब देखा तो ये वेव आपको ऐसे दिखी कुछ, ये वेव आपको कुछ ऐसे दिखी, ये वेव कुछ ऐसे है। ठीक है, और माफ़ करिएगा पहले तो थोड़ा सा कुछ हमें यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये से हमने लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन ऐसे यहाँ से, और यार चलो, साथ ही साथ ये यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ये यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। एंगल्स वगैरह के बारे में आपको पता है, इतना आप जानते हैं कि 0 है, ये आपका होता है π/2, ये आपका होगा पाई, ये आपका होगा 3π/2, ये आपका होगा 2π। ठीक है, जो दूसरी वेव है हमारी, उस वेव को हम ज़रा ड्रॉ कर रहे हैं कुछ इस तरीके से कि ये आपकी है ये दूसरी वेव कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, और हम जानते हैं भाई कि जो वेव्स की इक्वेशन बनेगी या तो साइन वेव होगा या तो कोसाइन होगा, साइन या कोसाइन दोनों के टर्म्स में किसी एक के टर्म्स में बनेगी। ठीक है, दोनों का अलग अलग टर्म्स में भी हो सकता है, इसका कोई इशू नहीं, या तो साइन होगा या कोसाइन होगा, ये बात ध्यान रखनी है। हम आपसे बोले यार किसकी इक्वेशन आप लिख के दिखाओ, इसकी इक्वेशन, उसकी इक्वेशन तो पता है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी, और हमने ये बोल दिया कि सोर्स आपका सेम है तो ओमेगा दोनों के लिए क्या हो गया, सेम हो गया एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। वो टाइम टी के लिए है तो ये भी टी के लिए बताओ इसकी इक्वेशन। तो सबसे पहले आप दोनों वेव्स को ध्यान से देखोगे ना, तो आप बोलो यार कि दोनों का शेप एक जैसा नहीं एग्जैक्टली
ठीक है ना। अगर ये x बराबर 0 है तो x बराबर 0 पे ये वाली वेव देखो 0 से स्टार्ट हुई है, लेकिन ये वाली जो वेव है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट a माना था, चलो इसका भी a ही मान ले रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट हमने इसका भी a मान लिया, ठीक है। एम्पलीट्यूड a हमने मान लिया, उसका भी एम्पलीट्यूड है, इसका भी हमने a मान लिया। हम आपसे बोला यार कि देखो दूसरी वाली जो वेव है ना, ये वाली वेव t=0 पे 0 से स्टार्ट हुई है, लेकिन t=0 पे 0 से स्टार्ट नहीं हुई है, पार्टिकल अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे। देखो ये t अगर ये ओमेगा टी बराबर, आप ऐसे समझिए ओमेगा टी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो ओमेगा t=0 पे ये पार्टिकल 0 पे था, लेकिन ओमेगा t=0 पे ये पार्टिकल क्या है, मैक्सिमम पे है। ओमेगा टी बराबर जब π/2 है तो ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। इसी π/2 पे वेव 2 में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जा रहा है। अब वेव 1 में देखिए पाई पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है, यानी कि ये आपका इधर माइनस है। तो कुछ तो अलग है दोनों वेव्स के बीच में, भले से हमने दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रखा है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रखा है, लेकिन कुछ तो अलग है। वो अलग है क्या, वो ज़रा आप गौर करिएगा। हम आपसे बोले कि ये पहली बार मैक्सिमम वेव कब हुई है चलने के बाद। आप बोलोगे यार कि π/2 पे पहली बार मैक्सिमम हुई है। हम बोले कि ये पहली बार मैक्सिमम कब हुई है, ज़रा समझिए, यहीं पे समझना है हमें। हम इसको सिर्फ आपको लॉजिकली थोड़ा सा समझाना चाहते हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया रहे फेज़ का, फेज़ डिफरेंस का एक आइडिया आपको रहे, ठीक है। पहली बार मैक्सिमम कब हुई है, तो आप बोलोगे यार कि पहली बार मैक्सिमम हुई है π/2 पे। हम बोले कि ये पहली बार मैक्सिमम कब हुई है, आप बोलोगे यार तो 0 पे ही पहली बार मैक्सिमम है, यानी ये आपकी पहली बार मैक्सिमम हुई है 0 पे, यानी ये 0 पे मैक्सिमम हुई है और ये π/2 पे मैक्सिमम हुई है, मतलब ये π/2 बाद मैक्सिमम हुई है और ये π/2 पहले ही मैक्सिमम हो चुकी थी। अब दोनों में सब समझिए फ़र्क क्या दिख रहा है आपको। ये 0 पे ही, ये 0 रेडियन पे ही मैक्सिमम थी, ये सेकंड वाली वेव डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, लेकिन ये π/2 पे मैक्सिमम हुआ, मतलब ये पीछे चल रहा है ना, ये बाद में हुआ है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसके पार्टिकल का। कितने बाद, तो π/2 रेडियन बाद हुआ है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो वेव 1 है ना, ये पीछे चल रही है। कितना पीछे चल रही है, तो π/2 पीछे चल रही है। हमने क्यों बोला π/2 पीछे चल रही है, क्योंकि भैया ये वाली जो वेव है 0 रेडियन पे इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पार्टिकल का पहली बार, लेकिन इसमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पहली बार मैक्सिमम हुआ है π/2 पे, π/2 एंगल बाद मैक्सिमम हुआ है, मतलब ये पीछे चल रही है π/2। ये π/2 इसको ये कह सकते हैं कि ये जो है π/2 आगे चल रही है। क्या चल रही है, आगे चल रही है। अगर अब हम बोले आपसे कि यार अब तो इक्वेशन लिख के बता ही दो, अब बोलो कोई दिक्कत नहीं, आसान है। अगर इक्वेशन हमें लिखना हो तो लिखेंगे y बराबर a, क्योंकि एम्पलीट्यूड इसका भी a दिया हुआ है। ये सेकंड वाली वेव का इक्वेशन लिख रहे हैं, ये हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी, सिर्फ नहीं लिखेंगे ना, ये आगे चल रही है ना π/2, तो लिखेंगे ओमेगा टी प्लस π/2, ये लिखेंगे आप। कहने का मतलब कि अगर इसकी इक्वेशन आपने a साइन ओमेगा टी लिखी है ना, तो इसकी लिखनी पड़ेगी आपको y = a साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इन केस मान लो अगर इस वाली वेव की इक्वेशन आपने लिख दी होती y = a साइन ऑफ ओमेगा टी, तो फिर इसकी इक्वेशन आप क्या लिखते, भैया ये तो पीछे चल रही है ना π/2, तो इसकी आप इक्वेशन लिखते y बराबर a साइन ऑफ, ये हो जाती ओमेगा टी माइनस π/2, पीछे चलिए तो माइनस, ठीक है ना। तो ये होता, तो या तो ये पेयर बनेगा इक्वेशन का, ये वेव 1 की इक्वेशन है और ये वेव सेकंड की इक्वेशन है, या तो ये दोनों पेयर बनेगा। इसको आप वेव 1 की इक्वेशन मानोगे तो ये वेव 2 की इक्वेशन हो जाएगी। और हम बोलेंगे कि इन दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस वो कितने का है। फेज डिफरेंस को आमतौर पे हम डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करेंगे और वो है π/2 का। कितने का फेज डिफरेंस है, π/2 का। तो अगर अब आपके सामने कभी भी ऐसा आ जाए कि वेव 1 और वेव 2 के बीच में फेज डिफरेंस 30 डिग्री का है, वेव 1 जो है 30 डिग्री आगे चल रही है, तो अब आप समझ जाना दिमाग में, 30 डिग्री आगे चल रही है ना, इसका मतलब कि जो वेव 2 में अभी जो होगा वो वेव 1 में 30 डिग्री पहले ही हो चुका होगा। आप ऐसे समझिए। अब आप इसको लॉजिकली आप अपने दिमाग में रिलेट कर सकते हैं। हम इसके डेफिनेशंस वगैरह पर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आपको एक प्रैक्टिकल फील देने के लिए ये चीज़ हमने आपको समझाई, ठीक है। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। आगे ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था आपका वेव ऑप्टिक्स का। आगे हम बात करेंगे जो वेव्स होती है कोहेरेंट वेव सोर्सेस,
वेव सोर्सेज के नेचर के बारे में बात करेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि दोनों वेव्स का सोर्स अलग अलग है, दोनों का ओमेगा फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, वेवलेंथ अलग अलग है, ठीक है ना। वो जो वेव सोर्स होते हैं आपस में वो अलग होते हैं, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, फेज डिफरेंस या तो ज़ीरो हो जाए या तो कांस्टेंट हो जाए, सोर्स सेम हो वेव्स का, तो उनको अलग नाम दिया गया। और कहानी की शुरुआत हम वहीं से करेंगे। तो जैसे हमने रे ऑप्टिक्स में लाइट को रे मान के कैलकुलेशंस किए थे, यहाँ पे हम लाइट को रे मान के कैलकुलेशन नहीं करेंगे, लाइट को वेव मानेंगे और उसके प्रोपगेशन को, वहाँ पे तो हम लाइट रे से दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम वेव के प्रोपगेशन को दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ वेव फ्रंट। तो एक नया टर्म आपके सामने आएगा, वेव फ्रंट। तो वो हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।